नमस्कार, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं द चुनाव का दौर चल रहा है। 3 नवंबर को होने वाले हैं विधानसभा उपचुनाव और बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही लड़ने वाले हैं। अभी मैं ग्वालियर क्षेत्र के ठाटीपुर इलाके में हूं और यहाँ पे कई लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि इस बार वो किसको वोट देने वाले हैं और किसके साथ खड़े होने वाले हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? भैया मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह भदौरिया। अभिषेक सिंह भदौरिया। तो ये बताइए कि 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, तो आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमारा सपोर्ट हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है, लेकिन इस बार तो और ज़्यादा है क्योंकि लोकतंत्र की जिस तरह की हत्या करके ये लोग गए हैं कि सबने देखा है कि कैसे बेंगलोर में आराम से सब ये लोग डटे रहे और सबकी शक्लें दिख बता रही थी कि इनको मार मार के बयान दिलाए जा रहे हैं और उनके बयानों के समय खरीदा गया उनको ढंग से, इसलिए हमें तो इनको बिकाऊ तो नहीं। पहले एक बार सोचते हुए एक बार बीजेपी को दे रहे वोट, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में। जैसे खरीद के उन्होंने सरकार बनाई है, अब नहीं हम। चलो ये तो ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ किन मुद्दों पर आप, अगर सपोज आप कांग्रेस का बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि वो पूरे होंगे? कमलनाथ जी ने अपने जो वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, भाजपा वाले बोल रहे थे नहीं किया, लेकिन विधानसभा में खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ कर्ज माफ़ी हुई और क्या कहते हैं शुद्ध का युद्ध चल रहा था कि जनता को कम से कम शुद्ध खाना मिल रहा था खाने के लिए। बीमारियों के थोड़े रेसो भी घटा था, बीमार होने का शुद्ध चीज़ मिलने लगा था। खनन माफिया सब भागे हुए थे, कोई भी टिकाऊ नहीं थे, लेकिन अब खनन माफिया डंपर चला रहे हैं। पुलिस वाले का भी इस 6 महीने में 2 पुलिस वालों की जान गई है खेत रेत खनन माफिया ट्रैक्टर चलाने के द्वारा। तो अब जब खनन माफिया पहले भाग रहे थे कमलनाथ के साथ, शिवराज सिंह आ गए तो फिर से उनके वही वही धंधे चालू हो गए। अब इसलिए हमें कमलनाथ जी ही सबसे अच्छे लगे और कम से कम 15 साल आप शासन किया, 5 साल तो इनको देखते कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको तो इतनी क्या व्यथा थी कि आपने सरकार गिरा दी खरीद फरोख्त करके। कोरोना काल जब चल रहा था, मार्च से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, तो उसके बाद से आपको क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी के प्रत्याशी आम जनता के बीच में आकर उन्होंने कोई बात की, कोई सहमति दी? नहीं, आम जनता के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी तो कांग्रेस के नाते से, तो जैसे कि मैं भी एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने एक लंगर चला के 250-300 आदमियों को पर डे 3 महीने खिलाया है। लेकिन मुन्ना लाल गोयल जी केवल नाटक करने के लिए या कोई भी हो नाटक करने के लिए उन्होंने डब्बे अपने आदमियों को कहते हैं कि तुम हमारे आदमी हो, तुम ले जाओ अपने थैला और तुम ले जाओ थैला, ऐसे करके बांटा, बाकी कुछ भी नहीं। तो गरीब बस्तियों में चल के आप जानकारी ले सकते हैं कि उन्होंने बांटा कुछ नहीं। हमने 3 महीने किसी को नहीं, जो भी है सो आओ सो खाओ, भरपेट खाओ, कोई भूखा नहीं रहे। 3 महीने तक ने हमने प्रयास इतना किया कि जितना हमसे हो सके उतना खिलाने। तो ये टेम्पो वाले सब गवाह हैं, इस बात को बता देंगे कि इनने बहुत खिलाया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या परेशानी उठानी उठानी पड़ी है इन कोरोना काल के बीच में, और क्या सरकार ने मदद की? सरकार ने हमारे समय में है ना, कांग्रेस ने है ना अच्छी मदद की थी। सभी लोगों को घर घर जाके राशन गाँव के यानी कच्चा आटा उपलब्ध कराया था। और इस क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक मुन्ना लाल गोयल जी ने घर घर हम लोगों ने खुद है ना जा के बांटा था। अब चूंकि ये प्रत्याशियों का अदल बदल हुआ है, बीजेपी वाले कांग्रेसी हो गए, कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए, तो उनके बीच में द्वंद चला। तो अभी है ना जो पिछली परिस्थितियों में कहते हैं कि सतीश सिकरवार ने आटा बांटा, मानते हैं हम आटा बांटा, लेकिन उस पर भी कमल का फूल था। आज इस क्षेत्र की जनता ग्वालियर की अपेक्षा, ग्वालियर चंबल संभाग की अपेक्षा होने से श्रीमंत सिंधिया जी ने अपने 22 विधायकों को है ना ग्वालियर के लिए, आपके पास फंड नहीं था, छिंदवाड़ा जो पूरा फंड था वो सीधा आप छिंदवाड़ा ले जा रहे थे। ग्वालियर चंबल संभाग में कमलनाथ जी एक भी विकास का एक कार्य बता दें कि हमारे यहाँ ना 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ एक बार, वो भी प्लेन से दिल्ली से ग्वालियर लैंड हुआ था, इसलिए वो एक शादी समारोह में नहीं मुन्ना लाल गोयल के भतीजे की शादी में शामिल हुए। बाकी उनके लिए जनता के पास है ना कोई समय था ना कोई कुछ था। कि आपको पता है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, इससे कितनी मुश्किल आने वाली है वोट देते समय? भाई हमारे हिसाब से तो ये है कि बीजेपी वालों ने काफ़ी हमारे क्षेत्र में भी काम कराया है। जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ इतना गंदा पड़ा था कि मतलब बरसों से जिसमें इतने गंदे माहौल में थे, लेकिन बीजेपी के जब पार्षद आए तो उन्होंने इतना बढ़िया कर दिया। आज वहाँ गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। सफाई पर डे मतलब जमादार आ रहा है, तो मतलब और नल की भी जो लाइन थी ना, वो भी उन्होंने पूरे जहाँ जहाँ नहीं थी वो भी बिछवा दी उन्होंने। मतलब अब कोई मोहल्ले में कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है साहब। मैं क्वेश्चन मेरा कुछ और था, आंसर कुछ और मिला है। आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी के लोग कांग्रेस में
और कांग्रेस के प्रत्याशी अब बीजेपी में आए, तो इस चीज़ को लेके क्या क्या मुश्किल आने वाली है वोटिंग के समय? वोटिंग के समय कोई मुश्किल नहीं आएगी। सीएम चेंज होना चाहिए। पार्टी तो बीजेपी ही ठीक है ना, क्यों ठीक है? क्योंकि बीजेपी पार्टी हिंदू पार्टी है, इसलिए ठीक है। हम हिंदू हैं तो हिंदू पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे कई और भी लोग खड़े हुए हैं। मैं कुछ अच्छा तुमसे जानना चाहूँगा, तुमने क्या क्या परेशानियाँ झेली हैं इस कोरोना काल में? क्या सरकार ने कोई मदद की तुम्हारी? नहीं नहीं की मदद कोई मदद नहीं की? नहीं कोई सपोर्ट करने नहीं आया? नहीं आया। किसी भी तरह की कोई मदद नहीं हुई ना? साइकिल ने दबाई और पेंसिल भी नहीं बनवाई। साइकिल नहीं दिलवाई, ये मतलब आपको किसी ने बोला था, किसी पार्टी के लोगों ने बोला था आपसे कि हम साइकिल दिलवाएंगे? हाँ, पार्टी ने बोला था साइकिल दिलवाऊंगा। ओके, आप बताइए, आपको आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसके बारे में? अब क्या है, दल बदल हो गए, इधर के उधर हो गए। अब दल बदल की ही बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी में, बीजेपी के लोग कांग्रेस। वही कांग्रेस बीजेपी एक ही पार्टी समझो, क्या करें। हाँ, अब किसको वोट दें बताइए। अब इसमें मैं और भी कुछ सुना सकता हूँ, बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि जो कि मैं बीजेपी ने ना कांग्रेस ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं धुलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा 2 साल पहले बेटा को ख़त्म हो गया था। अब मेरे को बहू परेशान कर रही है, और बहू इतनी परेशान कर रही है, घर पे कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी वो घर पे जा रही है और उल्टा केस बनवा रही है, और हमको जो है कि और उसमें थाने में बंद करवा रही है। इसमें आप क्या चाहते हैं, इसमें सब क्या सपोर्ट चाहते हैं कि सरकार आपकी किस तरह से मदद करे? और सरकार इस तरह से मदद करे कि जो कानून उसके खिलाफ, जैसे अपराधी है तो उसके खिलाफ काम करे, और उसको मतलब जो न्यायालय में मिलना चाहिए वो हमको दिलाए। अच्छा, ठीक है। अभी मेरे साथ में कुछ और भी नए लड़के खड़े हुए थे, वो शायद से वहाँ चले गए हैं। उनसे हम जाके खुद ही बात कर लेंगे, क्योंकि ठाटीपुर इलाका, ये जो मयूर मार्केट का इलाका है, ये यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जूस मिल रहा है, पानी टिक्की मिल रही है, पंडित जी पराठा मिल रहा है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल रही हैं, और साथ में और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं रोज़ शाम को। अब यहाँ पे हमारे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे जाके बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी, 3 नवंबर को आपको पता है क्या होने वाला है? बिल्कुल, क्या होने वाला है? 3 नवंबर को हमारे यहाँ वोटिंग होगी। वोटिंग होगी। तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में और कांग्रेस के लोग बीजेपी में, कितनी मुश्किल आने वाली? देखिएगा, मुश्किल का तो पता नहीं, लेकिन बस इतना ही जानता हूँ कि ये केवल लोकतंत्र की हत्या है। जिस आधार पर हमारे यहाँ जो बाई इलेक्शन या उपचुनाव जो हो रहे हैं, उसमें वास्तविकता में तो केवल 3 सीटों पर ही चुनाव होना चाहिए था, लेकिन बची हुई जो 25 सीटें हैं, एक केवल और केवल सरकारी परिवर्तन। कई बार तो इसे देखने से या समझने से ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है। मूवी के आधार पर ऐसे परिवर्तन होते हुए कई बार देखा हो, ऐसी वास्तविकता है। लेकिन निर्वाचन जो है, वास्तव में ऐसे निर्वाचन यदि बार बार होते रहेंगे तो इससे केवल और केवल आर्थिक रूप से हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता रहेगा। दूसरा, फिर जनता को होने वाली परेशानी, बार बार आचार संहिता होना, और आचार संहिता के नाम पे हमारे राष्ट्र के विकास में आने वाली रुकावटें हमेशा बाधा बनती रहती हैं। तो बीजेपी या कांग्रेस ये सत्ता पार्टी को दल बदल, जिस प्रकार से भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन दल बदल के प्रावधान जो है वो संवैधानिक तरीके से ना होकर बल्कि असंवैधानिक तरीके से इनका वर्णन किया जा रहा है। इसलिए पार्टीगत आधार पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि लोकतंत्र या संवैधानिक आधार पर कहा जाए तो इस प्रकार के बाई इलेक्शन हमारे राष्ट्र में कभी भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी। इसमें मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहूँगा कि आम सभाएं हो रही हैं, ये आपको पता है, तो क्या उसमें कोरोना के लिए, जो आपको पता है कोरोना भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या वो सही है या नहीं है? देखिएगा, आम सभाएं इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे भारत के प्रधानमंत्री, कल शाम का आपने राष्ट्र के लिए संबोधन सुना होगा, जिसमें मोदी जी ने एक बार पुनः भारतीय जनता को सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 2 गज की दूरी ले लेता हूँ आपसे, फिर बात करूँगा। नहीं, इसमें पीछे मेरी भी गलती है कि मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूँ मैं भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। उसके पीछे भी कई कारण हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आम सभाएं हो रही हैं, या आज से 10 दिन पहले दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर दिया हुआ था कि जो पार्टियां जो हैं वह आम सभाएं कर सकती हैं केवल सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर, लेकिन जब आम सभा में अधिक से अधिक भीड़ जमा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता, तो केवल और केवल यह सोशल डिस्टेंसिंग दिखावे के लिए तो समझ में आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग है। इसमें केवल और केवल सत्ताधारी दल या राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि आम जनता की भी उतनी ही गलती है जो आम सभाओं में हिस्सेदारी कर रही है।
चाहे फिर आप इसे राजनीति कह दीजिएगा या वोट बैंक कह दीजिएगा या फिर आम लोगों की गलतियां कह दीजिएगा। बस इतना ही कहा जाएगा कि इस प्रकार की आम सभाएं जो कि जन सामान्य के समक्ष ना होकर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भी हम पूरा कर सकते हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ और क्या। उनसे मैं बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप चाय पी रहे हैं तो चुनाव आने वाले हैं, तो चाय पे चर्चा कर लेते, थोड़ी चुनाव के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या कहना सर? आप इस बार किसको वोट करने वाले हैं? कांग्रेस को, क्यों? क्योंकि हमने जो कांग्रेस को वोट दिया था मुन्ना लाल गोयल को, उनने हमारा संग गलत काम किया। पर पहले तो मुन्ना लाल गोयल जी भी कांग्रेस में थे। पहले थे, अब उनने पार्टी बदल ली है, रात ही रात में पार्टी बदल ली, उनने बीजेपी में आ गए वो। ओके, कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट दें। कोई और मुद्दा अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था अभी थोड़ी सी खराब हुई है, जो कोरोना काल के चक्कर में ये पूरी अर्थव्यवस्था खराब हुई है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी तो थोड़ा सुधार हो गया है। ये है कि थोड़ा माल सही है, कोई ख़राब नहीं है। अब तो धीरे अपने डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर वगैरह सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सब बढ़िया हो गया काम, अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर। लोगों का कहना है कि बढ़िया काम हो रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं जो अपना सब्जी का कारोबार कर रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं और क्या क्या मुश्किलें आई जब कोरोना काल था, जब लॉकडाउन था। क्या उस समय सरकार ने किसी भी तरह से आपकी मदद की? किसी भी सरकार ने? नहीं सर, मदद को किसी ने भी नहीं की अभी। पुलिस वाले और डंडे बजाते थे। रोज़ का है? हाँ हाँ, रोज़ बिल्कुल, कभी भी ठेले यहाँ लगाने नहीं देते थे कि यहाँ से हटो हटो और आना है। ठीक है सर। यही कहना चाहेंगे। इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? अगर सपोज अगर आप करेंगे तो बीजेपी या कांग्रेस, किसको सपोर्ट करेंगे? अब सर जो अब कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को देख लेंगे, फिर बीजेपी को करेंगे सपोर्ट। ओके, ठीक है। सर, आप चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ थोड़ी चर्चा कर लें चुनाव के ऊपर। ये बताइए कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कोरोना काल में क्या अभी भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी? वही मैं बोल रहा हूँ कि अब कैसे क्या हो सकता है, क्या सरकार को करना चाहिए इस बारे में? सरकार को क्या है कि सरकार अपना हिसाब देखती है और आम पब्लिक अपना हिसाब देखती है। अब ये है कि बिजनेस सही से चलने लग जाए, काम धंधे फैक्ट्रियाँ वगैरह खुल जाएँ, लोग वापस लाइन पे आ जाएँ। ओके, आप बताइए, बेरोज़गारी फैल रही है, जॉब इतनी नहीं है, कोरोना की वजह से कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जॉब होनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि ग्वालियर शहर में और भी अच्छा हो सके जॉब को लेकर? जॉब को लेके क्या है, वो अपना काम वही अपन कर रहे हैं, क्या कहते हैं। आपको नहीं लगता कि ना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा नहीं है, क्या कहते हैं, सब सरकार ऐसी है, ये कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट आदमी कोई सुनता ही नहीं है, चुतिया बना के भगा देता है। बिजली विभाग में जाओ तो कोई सुनता नहीं है, किसी विभाग में जाओ कोई नहीं भगा देता है, कोई सरकार नहीं है, क्या कहते हैं। गरीब आदमी तो परेशान हो रहा है, क्या कहते हैं, और क्या है। जॉब तो खुल ही नहीं रहे, न तो सरकारी कोई जॉब खुल रहा है कि फैक्ट्री भी बंद कर दी है। ऐसे कोई चपरासी अपरासी की जुगाड़ हो तो बन जाए। अपने जी ठेलन से क्या होता है सर, भगा देता है कोई भी। तो ये तो वही है ना कि अगर आप सरकार चुनेंगे फिर सरकार जो आएगी उनसे आप ये गुजारिश कर सकते हैं। 15 साल से तो हो रही है सर, सरकार ही सरकार, बताओ सर, हो रही 15 साल। कुल मिलाकर ये है कि ना मुश्किल हो रहा है सर जी अभी। अच्छा, ये बताइए कि बेरोज़गारी फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है, और कोरोना काल ने तो हाहाकार मचा दिया है। अच्छे से अच्छे आदमी भी ऊपर से नीचे आ गए। इसमें इसके बारे में क्या कहना है आपको कि सरकार को क्या करना चाहिए कि ग्वालियर की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाए? जो स्मार्ट सिटी बोला गया है ग्वालियर को, वो और भी अच्छी हो जाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे तो अभी कोई काम यहाँ हुआ नहीं है। जो आपका कहना है स्मार्ट सिटी, मुझे तो अभी ऐसा लगता नहीं है यहाँ कोई विशेष काम हुआ है। और कोरोना काल की आप बात कर रहे हो, ऐसी विपत्तियाँ किसी के हाथ में नहीं रहती। ये एक ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक रूप से है। इसमें अपन सब मिलजुल के मेहनत करके इसमें काम करेंगे तो अपन इसमें सुधार लाएंगे। और आप कह रहे हैं शिक्षा के मुद्दे पे आपने की, बीजेपी काल में मुझे नहीं लगता जॉब के मामले में युवा बिल्कुल खुश है। बेरोजगारी इस स्थिति पे है, कोरोना काल चल रहा था तब युवाओं की किसी की सोच नहीं थी, अपनी रैलियों में लगे हुए थे। इस मामले में कांग्रेस की भी ये स्थिति रही, किसी ने जनता के बारे में सोचा नहीं, लोगों ने काम धंधे बेरोजगार रहे नहीं, किसी पार्टी ने आके उनकी सुनी नहीं। तो मेरा ये है कि भाई आपका चुनाव है, करें, लेकिन जो आम आदमी है उसकी सुनवाई करें, विशेषकर नॉर्मल आदमियों की। जो
बिजनेसमैन है, नौकरी गवर्नमेंट वाले हैं, वो तो अपना जीवन यापन कर लेते, ये कहाँ से करेंगे जब इनका काम ही चालू नहीं होगा। तो बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट अगर है, अगर आती है तो युवाओं के लिए थोड़ा विशेष ध्यान दें, उनके लिए वर्क करें और नौकरी के लिए पारदर्शिता रखें, व्यापम जैसे दोबारा घोटाले ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ग्वालियर शहर जो है मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर तो और स्मार्ट सिटी के अंदर भी है। आपको क्या लगता है कि ग्वालियर के अंदर बड़ी कंपनीज का आना ज़रूरी है या नहीं है? क्या उसके आने से ग्वालियर की जनता को या ग्वालियर को उससे लाभ मिलेगा या नहीं? सर, कंपनियां आने से तो बहुत ज़्यादा लाभ है। आज आप यहाँ का आप निकाल के देख लीजिए रेशियो, 50% जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी, आप इंदौर, गुजरात, यहाँ प्रॉपर नौकरी मिलेगी, साहब किराया बचेगा, बच्चों के साथ समय, घर पे समय दे पाएंगे, साथ में रोज़गार के भी मिलेगा, तो स्थितियाँ अच्छी होंगी। तो सब इंडस्ट्री तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षित कम वर्ग हैं वो बाहर जाके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, घर का अपना खाना भी खर्च, क्या बचता है? कुछ नहीं। यहाँ रहेंगे, किराया बचेगा, सब कुछ बचेगा और लोगों को अच्छी व्यवस्था बनेगी। रोज़गार, यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो थी भी वो ख़त्म हो गई। तो अभी तक क्या कर रहे थे नेता? जो इंडस्ट्रियाँ थी उसको बचा ही लेते, लगाने की तो बहुत दूर की बात है। आप मालनपुर चले जाइए, समाप्त हो गया, सब 50% समाप्त हो गया है। उसको बचाए रखते तो भी बहुत अच्छी स्थिति में था ग्वालियर, उसकी कोई स्थिति नहीं बन पाई। पिछले 10 सालों में, आप ये बताइए, पिछले 10 सालों में ग्वालियर के अंदर क्या विकास हुआ है और किस पार्टी ने किया या नहीं किया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा विषय राजनीति विज्ञान का, मैं छात्र रहा हूँ। मैंने एमए किया है और बीए ऑनर्स किया है और मेरा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस है। अब जी ग्वालियर में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मेरा ये मानना है कि सरकार कोई भी होगी विकास ज़रूर करेगी, लेकिन विकास में कुछ अंतर हो सकता है। विकास में जो है कुछ भी अंतर हो सकता है। आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और विकास, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार जो है स्पेशल कुछ करती है, क्योंकि जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। तो आपको क्या लगता है ग्वालियर की रोड बेकार है? यार, ग्वालियर की रोड बेकार, आप खुद ही देख लीजिए ना, ये क्या है? रोडें हैं, लाइटें हैं, ये ट्रैफिक है। अगर मैं पैदल चलता हूँ, मैं साइकिल से नहीं जा सकता हूँ, ना पैदल चलने के लिए जगह है। रोडें अव्यवस्थित तरीके से पूरे देश में, मेरी समझ में हमारे देश में समस्या है कि रोडें ढंग से बनी नहीं है। मुझे तो ऐसा मैं आपसे 1 मिनट में वापस आता हूँ। ये बताइए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने बेटे के साथ में हैं, क्या आपको लगता है कि ग्वालियर की सड़कें बहुत अच्छी हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्या परेशानी है? परेशानी वही गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये नहीं मालूम पड़ रहा है। ओके, तो अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और कौन सी सरकार ऐसी है जो कोई सी सरकार, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, कोई सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाती है। ये सबको पता है कि अभी जॉब्स नहीं है। आपको क्या लगता है कि जॉब्स के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या ग्वालियर में इंडस्ट्री होनी चाहिए? जॉब्स के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या लगता है कि जॉब्स क्यों नहीं हो पा रही हैं या फिर गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही इसके लिए? कुछ भी नहीं। जवाब मैं दूं सर? बिल्कुल। इसका जवाब ये है, गवर्नमेंट इस जॉब्स के लिए इसलिए नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट पहले अपना भत्ता भर ले, तब जनता को देखेगी। जनता को देख नहीं रही। कांग्रेस ही बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस ही पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये आम जनता उसमें क्या करे? इन दोनों के आपसी संघर्ष के कारण जनता पिस रही है ना। जनता एक काम करते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत है, अपन इस बीच सड़क पे अपन ट्रैफिक ना करें, अपन अगर साइड में होकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं अपन। वही कि है ना, अगर मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से और मैं ही अगर बीच में खड़ा होकर बात करने लग जाऊँ तो ट्रैफिक तो मेरी वजह से भी खड़ा हो सकता है ना, तो उसमें मेरी भी गलती है। मैं खुद भी एक पात्र हूँ आम जनता का, तो मेरे साथ भी ये गलती हो सकती है। हाँ जी सर, बताएं। अब बताइए क्या कहना है आपका? इस बार 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। नोटा क्यों? ना तो कांग्रेस कुछ कर रही आम जनता के लिए, ना बीजेपी कुछ कर रही। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है? अपना तो भत्ता भर ले वो पहले साहब। आम जनता क्या करेगी? आम जनता मतलब आम जनता क्या करे? देखो, एक बात बताऊं आपको, हमने विधायक चुना अपना, ठीक है, विधायक चुना। देखिए, मैं नहीं हूँ विधायक। हाँ,
वैसे मान लें हमने एक विधायक चुना, ठीक है, अब वो विधायक ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया साहब इस्तीफा? आपको जब दोबारा विधायकी का चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया? किसी लालच से ही दिया होगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, कोई लालच होगा। आप ये कहते हो कि मैंने सिंधिया जी की वजह से इस्तीफा दे दिया। सिंधिया जी की वजह से सिंधिया जी का मान रखा उन्होंने, ठीक है, मैं मान गया सिंधिया जी। जो 90,000 जनता ने तुम्हें वोट दिया था उसका मान नहीं रखा तुमने, उसका मान तो रखना चाहिए था। सिंधिया जी बड़े हो गए एक आदमी, और ये 90,000 जो जनता जो आपको वोट दे रही है वो आपके लिए कोई माने नहीं रख रहे। आप जनता के सामने आते पूछते कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी, ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ मैं, आप तो चले गए सीधे वहाँ पे। मालूम ही नहीं पड़ा हमारा विधायक कहाँ है। आपके चक्कर में हमारा 8 महीने क्षेत्र विधायक भी नहीं रहा। किसके पास जाए जनता काम लेने? सही बात है। विधायक भी नहीं रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? अब क्या हो रहा है कि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए। यही इसी वजह से इसमें 3 नवंबर को आपको पता, आपने अभी बोला कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में और कांग्रेस के लोग बीजेपी में। 3 तारीख को क्या कोई परेशानी आ सकती है? क्या कोई है ना, मतलब बोल सकते हैं उसको संतुलन बिगड़ सकता है कि नहीं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लोग बीजेपी में? मैं आपको इसका जवाब दूं, संतुलन कुछ नहीं बिगड़ेगा। जनता मनाए बैठी है। आधी जनता नोटा पे जाएगी, आधी जनता वोट देने ही नहीं जाएगी, क्योंकि इस वोट से कोई जनता को कहीं से लेकर कहीं तक उम्मीद नहीं है। अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। इनसे पूछ के मैं आता हूँ कि वहाँ पर क्या आम जनता के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि ये ना आप वोट डालने जाएंगे, आपको क्या लगता है कि क्या व्यवस्था होंगी वहाँ पे? क्या लगता है? पता नहीं है, ये तो व्यवस्था वही सोचे हैं, वोट डलवाएंगे तो वही सोचे हैं क्या व्यवस्था है। क्या व्यवस्था जनता थोड़ी करेगी, वो तो वही करेंगे व्यवस्था जनता के लिए। कोरोना की व्यवस्था होनी चाहिए, तो नॉर्मल सी बात। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कोरोना की व्यवस्था मेरी समझ में सैनिटाइजेशन। अगर आप वोट डालने जा रहे हो तो क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए वहाँ पे कि आप ग्रसित ना हो कोरोना से? देखो, सबसे पहले केवल वहाँ नहीं, यहाँ पे भी कोरोना का हिसाब है जो मैं देख रहा हूँ। कोरोना कितना असर कर रहा है, क्या कर रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से, जो प्रशासन है अपनी तरफ से सैनिटाइजेशन रखे, लोगों को मास्क वितरित करे और डिस्टेंसिंग रखे, और नॉर्मल सी चीज़ है जो सभी जानते हैं। इतने 6 महीने से कोरोना चल रहा है, सभी को पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हों वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ बोल रहे थे? सर, मैं ये बोलना चाहता था उपचुनाव को लेके। इस समय ग्वालियर में परसेंटेज बहुत कम हो गया कोरोना का, 30, 40, 45। जिस दिन उपचुनाव ख़त्म हुआ उस दिन ग्वालियर शहर में कोरोना का ब्लास्ट होगा 200, 250। ये बात मुझे सुनने में आ रही है कि अधिकतर लोग ये बोल रहे हैं ये कैसे होगा, लेकिन ये भैया अंकल भी बोल रहे हैं कि अभी चुनाव की वजह से, जैसे न्यूज़पेपर में भी खबरें आती रहती हैं कि भाजपा के लोगों ने या कांग्रेस के या अन्य किसी पार्टी के लोगों ने बिना मास्क के रैलियां करी। क्या उस समय कोरोना नहीं था? और क्या कोरोना ऐसा लोग बोल रहे हैं कि उसके बाद बढ़ेगा? लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, डीएसटी विभाग है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने बोला है कि फरवरी तक, उसी ने बोला है शायद कि फरवरी तक कोरोना न्यूनतम स्तर पर जा सकता है अगर दूसरी लहर नहीं आई तो। लेकिन अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं कि बाद में बढ़ेगा? ये एक चुनाव के कारण जनता भयभीत नहीं हो, वोट डालने पहुंचे, इसलिए ग्राफ बिल्कुल उसका कम करते जा रहे हैं। गलत ग्राफ दे रहे हैं मतलब। बिल्कुल गलत ग्राफ दे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये ना जैसे ही 3 नवंबर को चुनाव खत्म होंगे तो फिर से एक कोई शंखनाद होगा, फिर से एक भविष्यवाणी होगी या आकाशवाणी होगी कि हाँ कोरोना से रिलेटेड कि अब फिर से लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा कुछ? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन ग्राफ पे आप कैसे कह सकते हो? ग्राफ कैसे बढ़ेगा? या तो आप तो सीधे सीधे कह रहे हो कि सरकार जानबूझ के ग्राफ बढ़ाएगी, आप ये कह रहे हो? समझे नहीं आप? ग्राफ अभी बढ़ा हुआ है मगर उस ग्राफ को कम बता रहे हैं। जैसे आज की डेट में 100 पेशेंट निकले, हम कैसे मानेंगे? ये बात कैसे पता पड़ेगी हमें कि ये कम? आप कैसे जा रहे हैं ना चेक करने, अपन लोग चेक करने कह रहे हैं कि सब कुछ जो नाटक चल रहा है ये झूठ चल रहा है। बिल्कुल राजनीतिक के मन में ये चीजें हैं कि कोरोना का नाटक चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता के मन में ये चीजें हैं। वो तो है ही नाटक साहब। आप देखो ना, कहाँ एकदम अभी पिछले महीने 250
$200 पेशेंट डेली निकल रहे थे। सोचने वाली बात है ये। आप एक बात बताइए, ग्वालियर में जब एक भी केस नहीं था, मैं अगर ग्वालियर की बात करूं, जब एक भी केस नहीं था तब इतना खतरनाक लॉकडाउन था। आज केस 10,000 से ऊपर हैं मेरी समझ में, और 12-15 तक हो चुके हैं। तब आप देखिए, अब सरकार मुझे ये बताए कि भैया जब एक भी केस नहीं था तब आपने लॉकडाउन किया, जनता को 6 महीने तक परेशान समझ लो या कुछ भी रख लो, वो रखा। लेकिन अब क्या हुआ? क्या चुनाव की वजह से आपने ये सब सिस्टम हटा दिया है या फिर कुछ और कारण है? क्या कारण है? सरकार जवाब देना। ओनली चुनाव के कारण। हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। सरकार बेशक हिडन कुछ भी उद्देश्य हो, लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आम जनता, मेरी समझ में भैया हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, सारी पॉलिसी बनाते हो, अगर मैं लीडर होता तो मैं इस ग्राउंड पे पॉलिसी बनाता। मेरी समझ में विदेशों की जो मीटिंगें चलती हैं भैया, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? जनता के द्वारा सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई है, तो भैया जनता को सारी नीतियाँ बताओ ना। आप देश की सुरक्षा के हिसाब से छोड़ दो आप, लेकिन जो सारी नीतियाँ ऑन ग्राउंड बनाओ ना। आप लाइव वीडियो रखो कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। भैया स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उपयोग आप ज़मीनी स्तर पर स्थानीय शासन की उस पर भी तो कर सकते हो आप। मैं आज ही पढ़ रहा था कि भैया 2004 में नीति आती कि ग्राम पंचायत को काफ़ी अधिकार थे। आज ग्राम पंचायतों के पास अधिकार नहीं है, सारे अधिकार ऊपर ही है। तो ये सरकारों को ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब लोगों का कहना है कि ये कोरोना जो है या तो सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, सिर्फ आम जनता के लिए है, या फिर ये सिर्फ नाटक है। अब ये हाँ, ये सिर्फ प्रश्न है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ ऐसी चीज़ है। ये प्रश्न है कि क्या ये नाटक है, क्या ये सिर्फ सरकार के लिए, क्या ये सिर्फ आम जनता के लिए या सरकार के लिए भी है? आम जनता को डराने के लिए है कि आम जनता घुग्गू बन के चुपचाप बनी रहे, डरी रहे। आम जनता कभी अपने अधिकारों का उपयोग ही ना कर पाए। आम जनता कभी ये विचार कर ही ना पाए कि आखिर में ये गरीबी क्यों है। आज भी आंकड़े हैं और 100 मिलियन लोग और जुड़ रहे हैं। FAO के आंकड़े हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आंकड़े हैं कि भैया 100 मिलियन और भुखमरी जुड़ेगी। अभी बांग्लादेश की GDP इस साल संभव है, IMF ने बोला है कि इस साल GDP बढ़ेगी, बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा रहेगी प्रति व्यक्ति आय। GDP नहीं, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहेगी। भाई क्यों? भाई हम लोग क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? हमें तो ये बताइए, जनता को क्यों नहीं उनके अधिकार मिल रहे हैं, ये बताइए आप। मैं उसी चीज़ की बात कर रहा था कि ग्वालियर में विकास के लिए, कहने को बहुत बड़ा शहर है ग्वालियर, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्यों ग्वालियर का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो युवा वर्ग है, क्यों बाहर जा रहा है जॉब के लिए? बड़ी सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है इसका कि मैं एक अपने, आप पूछ रहे हैं वो नहीं, मैं वैसे भी सोचता हूँ कि भैया ग्वालियर में ना तो कोई इंडस्ट्री है। आप जाइए, बेंगलोर क्यों विकसित हुआ, भाई दिल्ली NCR क्यों विकसित हुआ, ग्वालियर क्यों नहीं विकसित हो रहा है? इस क्षेत्र की जनता क्यों, इससे कितनी समस्याएं आ रही हैं। दिल्ली में गंदी बस्ती होती है, लोग प्रवास कर रहे हैं अभी बिहार UP के, और मेरी समझ में इस संभाग के भी जो गरीब तबके के लोग होंगे वो गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई में डले हुए। यहाँ पे इंडस्ट्री लाओ ना यार, क्यों नहीं लाते आप लोग? क्यों एक ही ज़िले में अभी रूरबन, जो DDU रूरबन योजना है दीनदयाल उपाध्याय की, जो पहले पुरा थी, आप उन योजनाओं को अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? गाँव में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों गाँव के लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है? सोचने वाली बात है ना, सरकार को ये सारे काम करने चाहिए। सरकार जो कुछ कागज़ों में करती है उसको ग्राउंड में भी तो होना चाहिए कि केवल कागज़ों में हो, जनता अभी भी काम करने वहाँ जाए। रीज़न क्या है? सही बात है। अब देखना ये है कि इस बार किसकी सरकार, BJP या कांग्रेस। धन्यवाद।